आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। और ये लेक्चर है आपका फिज़िक्स का। एंड आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम फिज़िक्स में अपना मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ रहे थे और जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पोर्शन कवर कर चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के पोर्शन में मैंने आपको पढ़ाई है जो 3 थ्योरीज थी हमारी जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल्स की, और उसके बाद उससे ड्राइव्ड आपके 3 फॉर्मूलाज आए थे, 3 पोस्टुलेट आए थे, उनसे ड्राइव होकर 3 फॉर्मूला आए थे। आपका एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिसपे बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क में और कुछ क्लास में भी समझाए थे। होमवर्क क्वेश्चंस में से सिर्फ आस्था सक्सेना है एक लड़की, इनके रिप्लाईज आए हैं, और एक है सेलेना जॉर्ज, सेलेना इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, सेलेना जॉर्ज, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग एनी नेम इनकरेक्ट, तो आई एम रियली सॉरी। एक सेलेना जॉर्ज है और एक आस्था सक्सेना, इन दोनों लोगों के ही सिर्फ कमेंट में जो है वो आंसर्स आए हैं, बाकी लोगों के आंसर्स नहीं आए हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप साथ के साथ क्वेश्चंस भी करते चलिए, तभी आप उसके साथ कोप अप कर पाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ थ्योरी पढ़ने का, क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपका थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस की वैल्यू होती है। और थ्योरी तो आपको समझने के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करने ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए साथ के साथ, तभी आपका अच्छे से कवर होगा सिलेबस। अदरवाइज तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको सिर्फ थ्योरी रटने का, क्योंकि वैसे थ्योरी क्वेश्चंस तो हार्डली एक आधी मिलेगा आपको एग्जाम में, ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा कवर हो गया है, खत्म हो गया है चैप्टर। इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कुछ मैंने वीडियो के साथ भी दे दिया आपको, क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। इसके बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दे भी दिए थे आपको पिछले वीडियोस में एज अ होमवर्क, और कुछ क्लास में भी करवा दिए थे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इन वर्कशीट की फॉर्म में दे दूंगी आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, ठीक है। सेकेंड, अब हमारा जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। अपने इस सब्जेक्ट पे मूव करने से पहले मैं आप लोगों से एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगी, एक कुछ सजेशन लेना चाहूँगी। वो ये है कि हमें पता है कि करंट अफेयर हमारा AAI ATC में सिर्फ 10 मार्क्स का आना है। वो भी क्या आता है, उसमें क्या पूछते हैं, वो जो मैंने आपको एक कट ऑफ जो आपका स्ट्रेटजी वाला वीडियो है उसमें शेयर किया है मैंने आपके साथ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर साथ में आप कोई और एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आता हो, तो एक सीरीज मैं लाने की सोच रही हूँ कि आपका 2020 का कंप्लीट करंट अफेयर करा दूँ, एक कंप्लीट करंट अफेयर 2020 का। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं सिर्फ एक वीडियो बना दूँ आपका कंप्लीट करंट अफेयर का, या फिर आपका मंथली बेसिस पे मैं ले आऊँगी वीडियो, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग इनमें से कुछ भी चाहते हैं मैं करूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपका वीडियो फ्रेम कर दूंगी, और मैं आपको जो भी आपका 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो कंप्लीट करा दूंगी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। क्योंकि हमारे 2020 में कोई भी एग्जाम कंडक्ट हुआ नहीं है लॉकडाउन की वजह से। सारे एग्जाम अब 2021 में होंगे और बैक टू बैक होंगे, जनवरी फरवरी मार्च में बैक टू बैक एग्जाम्स होंगे। आपका देखिए अभी रेलवे का भी आ गया है NTPC वाला, और अभी बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने बाकी हैं जो बैक टू बैक होंगे। तो अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर वाला एक पोर्शन मैं आपका कंप्लीट करवा दूं, तो मैं इसकी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगी, चाहे आप मंथली बोल दीजिए या ईयरली, जैसे आप लोग वोटिंग कर दीजिए। जो ज़्यादा मुझे जिस चीज़ पे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा रिप्लाईज मिलेंगे मैं वैसे बना दूंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने, अगर कोई आप में से जानता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इससे आप लोग क्या समझते हैं, आपके हिसाब से क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि ये जो वर्ड है फोटो, ये कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है हमारे टर्म फोटोन से।
फोटोन क्या होता है हमारा? फोटोन हमारा है क्या? एक टाइप ऑफ एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी है जो रेडिएट भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके उसमें, चाहे वो रेडिएट हो रही है चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है। फोटोन, इस एनर्जी की वजह से अगर हमारा कुछ चेंज आता है, चेंज भी कैसा? इलेक्ट्रिक फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन की वजह से आपका, चाहे वो रेडिएट हो रहा है या वो एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका कहलाता है। अब अच्छा, एक चीज मुझे आप लोग को बतानी थी, चलिए मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, वो वीडियो पूरा देखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाने से पहले हमें क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है हमारा कैसे होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, फंक्शनिंग, उस सबको पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक टर्म होता है वर्क फंक्शन, या वर्क फंक्शन भी छोड़िए, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए इसका यूज क्यों हो रहा है। देखिए मैंने अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताया क्या होता है, कि आपका फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सपोज ये आपका मेटल सरफेस है, ये कहाँ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पे शो होता है? वेयर, कहाँ होगा ये हमारा शो? मेटल सरफेस पे। क्यों बताइए, मेटल सरफेस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों शो होगा? मैं क्वेश्चन को ना साथ में नोट डाउन भी कर लेती हूँ अपने रजिस्टर में, क्योंकि मैं ना ये चीज़ भूल जाती हूँ मैं आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, फिर मुझे लगता है कि मैंने तो बस 2 ही 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे बीच में वीडियो में मैं पूछती रहती हूँ क्वेश्चन। जो मेटल सरफेस है हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानने के लिए। और अगर हम इसका यूज़ ना करें तो क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है मेटल सरफेस का यूज़ कर, मेटल सरफेस के अलावा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एग्जामिन करने के लिए कोई और ऑप्शन है? जनरल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मुझे। देखिए मेटल सरफेस का हमने यूज़ करा, अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी थोड़ा सा आपका गैप तो रहेगा, लेकिन फिर भी आंसर आप इसका खुद ही आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। देखिए मेटल सरफेस के ऊपर ये सपोज हमारा एक मेटल है। अब आपको पता है मैंने आपको बताई थी हर एक चीज दुनिया की जितनी भी है वो एटम से मिलके बनी है। ठीक है, एटम के अंदर हम जानते हैं हमारी 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो सेंटर में हमारे न्यूक्लियस में रहते हैं, हम लोग जानते हैं सब। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है रिवॉल्व। तो सिमिलरली अगर हमें कोई चीज ऐसी निकालनी हो इसके अंदर से, मेटल के अंदर से, जिससे मेटल में कुछ डिस्टरबेंस हो सके, ये इम्बैलेंस हो सके, तो वो हम क्या निकाल पाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकाल नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल न्यूक्लियस में है, बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर जब तक पहुंचेंगे तब तक इसके ऊपर के जो ऑर्बिट्स में आपका जो भी है इलेक्ट्रॉन है, जितना भी इसके बाहर के ऑर्बिट्स में, सबसे पहले तो हम उन्हें इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज इफेक्ट होती है? इलेक्ट्रॉन। अगर इस मेटल सरफेस के ऊपर कुछ भी होता है, चाहे वो आपने एनर्जी दी है या आपने प्रेशर दिया है, सबसे पहले एटॉमिक लेवल पर जाके जो चीज अफेक्ट होती है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है वो मैं भी बताऊंगी आपको। देखिए हमने ये जान लिया कि हमारी एनर्जी, प्रेशर, ये कुछ भी हमारा एक्सटर्नल फैक्टर अगर अप्लाई होता है मेटल शीट के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, तो एटॉमिक लेवल पर जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सपोज यहां से एक हमने कुछ एनर्जी दिया इसको, और यहाँ इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अफेक्ट होंगे, और अफेक्ट होकर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया। हमारे सपोज 100 प्रोटॉन थे और 100 इलेक्ट्रॉन थे, और ये एक दूसरे को बैलेंस करके एक न्यूट्रल इन्होंने फिगर बना रखा था।
अब सपोज हमारा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो कितने रह गए, 99 इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे। अब जब हमारे 99 इलेक्ट्रॉन रह गए तो सरफेस हमारी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। सरफेस हमारी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई तो अब न्यूट्रल नहीं रहेगी। न्यूट्रल नहीं रहेगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, और चेंजेस आएंगे तो आपका मेटल सरफेस जो पहले थी, वो जैसे पहले बिहेव कर रही थी, जो पहले एक्ट कर रही थी, वो अब नहीं करेगी और इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ता है। इसको बैलेंस करने के लिए भी हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। अब उसे हम कैसे बैलेंस करते हैं ये भी सवाल उठता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम उसे कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो उठता है इस पूरे प्रोसेस में वो ये है कि जब हमने यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करी, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हमने इस पर दिया, चाहे वो अभी आप भूल जाइए एनर्जी एंड फोटोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब भूल जाइए, बस इतना याद रखिए अगर हम इस पे कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर इस पे अप्लाई करते हैं मेटल सरफेस पे, तो इसका एटॉमिक लेवल पर जो चीज़ चेंज होती है वो चेंज होता है इसके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉन पे चेंज होके वो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाता है। लेकिन अब आप ये देखिए, हम जब इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने अप्लाई करा और ये मूव कर गया। अब सपोज एक अलमीरा आपके रूम में खड़ी है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये अलमीरा मूव कर गई एकदम से, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। आप लगाते हैं फोर्स और लगाते हैं और लगाते हैं, और एक जब एक लिमिट पहुंच जाती है तब ये अलमारी मूव करती है यहाँ से। ठीक है, तो सिमिलरली इस पे जब आप अपना फोर्स या एनर्जी या फिर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, तो एक लिमिट होगी, एक रेंज होगी, कुछ भी एक रेंज होगी। ठीक है, एक लिमिट होगी। उस रेंज पे जब ये फोर्स पहुंच जाएगा, सपोज वो रेंज है आपकी 10, आपका 9 तक कुछ चेंज नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन लेवल पर, 9.5 पे भी कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वो 10 पर पहुंचा आपका एक्सटर्नल फैक्टर, आपका इस मेटल सरफेस में चेंज आएगा और आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये जो रेंज है, ये जो पॉइंट है जहां पर जाकर वो चेंज होता है कुछ, उसे हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, बहुत मैं आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ। अगर किसी को कुछ नहीं आता है, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो भी इसे पढ़ सकता है, उसको भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ, वर्क फंक्शन लेवल से। तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। अब मैं इसका एक छोटा सा आपको ना एक डेफिनेशन दे देती हूँ वर्क फंक्शन का, ताकि आप इसको नोट कर लें और अगली बार जब पढ़ें तो आपको डेफिनेशन पढ़कर याद आ जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, सिर्फ समझाने से तो हर चीज़ आप इतना लंबा रिटेन रख नहीं सकते ना, तो इसीलिए एक छोटी सी डेफिनेशन दे देती हूँ ताकि आप जब भी पढ़ें आपको याद आ जाए। तो दिस इज़ द मिनिमम। अब सिंस हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और हमारा मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें हमारी बात होती है एनर्जी की। तो मैं यहाँ एनर्जी लिख देती हूँ, मिनिमम एनर्जी, और एक चीज़ डाल देती हूँ, एनी एक्सटर्नल फैक्टर। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर आपका एनर्जी ही होता है, किसी ना किसी फॉर्म में आपकी एनर्जी ही लगती है। अगर आप फोर्स भी लगा रहे हैं, फोर्स, अगर एक अलमारी पे आप फोर्स भी लगा रहे हैं, तो बेसिकली क्या लग रहा है, ये फोर्स में आपकी एनर्जी ही तो यूज़ हो रही है, और तो कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही है ना, आपकी एनर्जी ही अल्टीमेटली यूज़ हो रही है। तो अल्टीमेटली काम तो सारा एनर्जी का ही है। हमने पढ़ा है ना, फर्स्ट लॉ क्या है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। आपने फोर्स लगाया तो आपकी एनर्जी इस अलमारी में ट्रांसफर हुई और ये अलमारी मूव कर गई। ठीक है, तो बेसिकली हमारा यूज एनर्जी ही होता है, बट फॉर द योर कन्वीनियंस मैं आपको एक एग्जाम्पल एक थोड़ा ब्रॉड विजन में इसलिए समझाती हूँ ताकि समझने में इजी हो चीज़ें। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject an electron from a metal surface। क्या समझे इससे आप, कि आपकी जितनी भी मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होगी, मतलब मैंने आपको बताया था ना, अगर ये आपका मेटल सरफेस है, ये इसकी लिमिट है आपकी सेट 10 पे। लिमिट ये नहीं है कि 10 की यहाँ मीडियम बीच में सेट रहेगी। सपोज ये आपका कोई भी एक, ये कोई भी एक मेटल का सरफेस है आपका, ये कोई भी एक मेटल का सरफेस है, और इसकी जो आपकी एनर्जी है, जो रेंज है, वो आपका कितना है, यार ये क्या हो रहा है इसमें, एक सेकंड, कि
क्लियर कैनवास में करना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि फिर आपका ये भी हट जाएगा। देखिए आपकी मिनिमम एनर्जी, सपोज इसकी जो है आपकी एनर्जी, ये जो आपका मेटल सरफेस है इसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप जो भी चाहे यूनिट लिख सकते हैं। मैं अभी कुछ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। तो आपको मिनिमम एनर्जी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी चाहिए होगी? 10। जैसे ही आपने इसको 10 एनर्जी दी, आपका इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब सपोज आपकी एनर्जी बढ़ के हो गई 11, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आपकी एनर्जी हो गई 12, तो आपके और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, अगर आपका 9.9 भी है तब भी आपके यहाँ से एनर्जी नहीं निकलेगी। एनर्जी कब निकलेगी? जब आपका ये 10 पहुंचेगा। तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए थी आपको? 10। तो ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए इस मेटल सरफेस में से, उसे हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, आगे समझ क्या होता है वर्क फंक्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मतलब एक हमें इससे एक पॉइंट पता चला जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, कि हमारी जो एनर्जी लगती है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो मोर देन होती है या इक्वल्स टू होती है किसके? वर्क फंक्शन के। ठीक है, वर्क फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ये फाई बनाया और इसमें ये हमारा वर्क फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है। मैं आगे यही नोटेशन यूज करूंगी, तो रिमेंबर रखना इसको। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ पूरा प्रोसेस, आपको कुछ समझ में आया इसमें? देखिए, अब मैंने आपको जैसे पहले भी समझाई थी ये वाली चीज, कि सपोज आपका ये एक मेटल सरफेस है। आपने अब ये समझ में आ गया आपको कि आप एनर्जी दोगे, एक पर्टिकुलर रेंज होगी, उसका वर्क फंक्शन जिसे हम कहेंगे। एक सेकेंड, ये आपका मेटल सरफेस हो गया, एक पर्टिकुलर रेंज होगी जिसे हम उसका क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। जब उस वर्क फंक्शन के इक्वल या वर्क फंक्शन के इक्वल या वर्क फंक्शन से ज़्यादा आप एनर्जी दे देंगे तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, सपोज हमारा एटम कब न्यूट्रल है? जब उसमें हमारे प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल है। अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब हमारे 99 इलेक्ट्रॉन रह गए। जब हमारे 99 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब हमारा ये न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल नहीं है तो ये बैलेंस नहीं रहा। बैलेंस नहीं रहा तो अब इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ये सेम मेटल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी इसके अंदर। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है ना कि अब इसमें से तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से एक वायर निकाल के और इस मेटल सरफेस को हम अर्थ कर देते हैं। ठीक है, अर्थ कर देते हैं या कोई और बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, या ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कोई डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, कुछ इसको हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बैक टू द 10th क्लास अगर हम चले जाए, अपना 10th क्लास में हमने फिनोमेना पढ़ा है क्या, कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ट्रैवल करता है, तो हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, और हमारा जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, सपोज ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा। इसका रीजन क्या है पता है? कभी इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपका करंट ऐसे फ्लो करने का रीजन क्या है? ये तो हमने पढ़ लिया, अपोजिट डायरेक्शन होता है। क्यों होता है, कभी सोचा है? देखो क्या होता है, सपोज ये अगर आपका एक है मेटल, ठीक है, ये है आपके इसमें इलेक्ट्रॉन, सपोज 4 ही इलेक्ट्रॉन है हमारे इसमें, 4-5 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब सपोज आपने यहाँ से पोटेंशियल इसको आपने इसको एक सप्लाई दिया, कुछ इसको वोल्टेज दिया। अब यहाँ पर है आपका 10 वोल्ट और यहाँ है आपका 9 वोल्ट। बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करता है। जैसे सेम चीज़ यहाँ हो रही है ना, बैलेंस करने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन रहेगा 99 और प्रोटॉन है 100, तो इनको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो यहाँ से फ्लो करके जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ भी बैलेंस करेगा इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जब आपके निगेटिव इसमें से निकल के इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया। अब इससे क्या हुआ, जब आपका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो फाइनली इस पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर ये आपका करंट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजा, वो भी ऐसे आया। अब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजा, वो भी ऐसे आया, ठीक है, और वो यहाँ पर आ गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये था। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा करंट फॉर्म हो गया। अब आपने इसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन आया, वो यहाँ पर आ गया आपका इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे करंट आपका फॉर्म हो गया, थोड़ा और करंट। अब इससे देखो क्या समझ में आ रहा है कि पहले करंट यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, तो करंट आपका इस फॉर्म में जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका इस फॉर्म में जा रहा है। इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉन का और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट क्यों होता है। ये तो हमने हमेशा से रट लिया कि अपोजिट होता है। क्यों अपोजिट होता है, इसका जो लॉजिक है ना, वो आपका 10th क्लास में दे रखा है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें क्या है, हमें तो पढ़ना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 12th क्लास में पढ़ना है, या फिर जब कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम आता है तब पढ़ते हैं बस। तो खैर, अब हम बैक टू आवर टॉपिक। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए आपका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपकी मेटल सरफेस पे। जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा तो आपका करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो इससे क्या पता चला आपका कि ये जो आपने फोटोन, मतलब आपकी फोटो हटा दीजिए यहाँ से, अभी आपकी जो एनर्जी दिया, इस एनर्जी की वजह से आपका करंट फ्लो हुआ, हो गया डायरेक्ट रिलेशन। एनर्जी की वजह से करंट फ्लो करना है। अब इस करंट को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं, किसी और डिवाइस में लगा सकते हैं, कोई बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं इस करंट का। जैसे कि अभी आगे एग्जाम्पल जब पढ़ाऊंगी फोटो इलेक्ट्रिक तभी बताऊंगी। तो अब आपको समझ में आया कि हम इसको ग्राउंड क्यों करते हैं, इस मेटल सरफेस को कनेक्ट क्यों करते हैं किसी और से, क्यों, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाता है उसका अमाउंट, उसको बैलेंस करने के लिए हमें कनेक्ट करना पड़ता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ करंट। तो आपको पता चला होगा कि हमारा करंट फ्लो करता कैसे है बेसिकली। अब देखिए ये एनर्जी, अभी मैंने कहा अभी आप भूल जाइए, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी आप सिर्फ फोकस इस चीज़ पे करिए कि आप कुछ एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। वो आपको पता चल गया कि कैसे फ्लो कर रही है। आपने जब एनर्जी दी तो आपका इलेक्ट्रॉन मूव किया, और इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से आपका करंट फॉर्म हुआ, करंट का फ्लो हुआ, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब एनर्जी जो है हमारी बहुत टाइप की हो सकती है, नो डाउट। उसमें से एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमें पढ़ना है, फोटोन की फॉर्म की जो एनर्जी है, लेकिन और भी तरह की है। तो हमें ब्रीफ आइडिया के लिए सिर्फ एक हमें पता होनी चाहिए चीज़, इसीलिए हम बस एक छोटा सा व्यू दे देते हैं बाकी एनर्जीज की तरफ। तो हम इसको रख देते हैं प्रोसेसेस ऑफ एमिशन, या फिर टाइप्स ऑफ एमिशन, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो क्या है हमारा, थर्मोआयनिक एमिशन। जैसे कि नेम सजेस्ट, इसका एज द नेम सजेस्ट हियर द वर्ड इज थर्म, ओके। थर्मोआयनिक, थर्म से क्या मतलब हमें पता चलता है, हीट। तो इसका मतलब एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, हीट की फॉर्म में। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं हम, हीट एनर्जी। मेटल सरफेस हो गई, ये हमारी ग्राउंड से कनेक्ट हो गई, ग्राउंड से या किसी भी तरह से आपका कनेक्ट हो गया आपकी। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, एक सेकेंड, आपको जो सप्लाई दी जाएगी वो आपको दी जाएगी हीट की फॉर्म में। एनर्जी जो दी जाएगी वो दी जाएगी हीट की फॉर्म में। हीट आपने दी एक टाइम ऐसा आएगा जो इसकी रेंज है, जो इसका वर्क फंक्शन है, उससे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। वर्क फंक्शन के बराबर और उससे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई हो जाएगी। जब वो कंडीशन आ जाएगी तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गया, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, और जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इधर तो आपका करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो आया एक प्रोसेस समझ हमारा क्या होता है, थर्माइनिक। थर्माइनिक में हम क्या यूज करते हैं,
हीट यूज करते हैं। नेम से ही आपको पता चल जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, सिर्फ सिंपल सा यही था कि आपको थर्मोआयनिक में क्या यूज करते हैं, हम हीट यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, तो दिस इज द फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है आपका, कुछ भी हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया जाता है। क्या सप्लाई किया जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे डेवलप होता है, ये आपको पता है कि अगर हमारा सपोज एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये एक वायर है, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके आसपास एक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने कभी देखा होगा कि मना किया जाता है कि बहुत अगर ज्यादा वोल्टेज की कोई चीज है तो उसके आसपास भी मत खड़े रहो, उसके आसपास मत जाओ, जैसे आपके पोल्स वगैरह के लिए सजेस्ट किया जाता है, या फिर ट्रांसफॉर्मर जहाँ होता है वहां पे सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसके आसपास क्या होता है, एक फील्ड डेवलप हो जाता है, और ये फील्ड क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और आप जब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये फिर आपको पकड़ लेता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब हमारा इमिशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड इमिशन। कैसे, सपोज ये हमारी एक मेटल सरफेस है, अगेन ये कनेक्ट रहेगी कहीं आउटसाइड डिवाइस से या फिर ग्राउंड रहेगी हमारी। अब इसमें क्या होता है कि आपने कहीं से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और इस पर कुछ फोर्स भी अप्लाई किया आपने। तो आपने वो पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो उन दोनों रूल्स के एप्लीकेशन की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों चीज़ें लग रही हैं तो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा इसको बैलेंस करने के लिए हमारा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और हमारा करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारा इमिशन होता है वो किस तरह से होता है, आपका फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल में बताया गया है उसके हिसाब से। इस फॉर्मूले में, इस प्रोसेस में हमारा एक फॉर्मूला भी बनता है, वो क्या है आपका, फोर्स। फोर्स कितना देना है आपको, इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होता है, सही से लिखा नहीं गया, दोबारा लिखती हूँ। फोर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन अपॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ क्या हो गया आपका, कितना फोर्स आपको लगाना पड़ा, ई क्या हो गया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड कैपिटल ई क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपकी तीन चीज हो गई, और ये आपका फॉर्मूला यूज होता है बहुत ज्यादा। कई बार आपके फॉर्मूलाज आप देखेंगे, मतलब वही मैंने बताया ना, छोटे छोटे फॉर्मूला है, इनके लिए कोई अलग से टॉपिक नहीं पढ़ा जाता है, बस ये जो आप बड़े बड़े थ्योरी पढ़ते हैं ना, इसी में कहीं कहीं ये यूज हो जाते हैं। जैसे पहले प्रीवियस एटॉमिक वाले में आपने देखा था, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारे फॉर्मूला यूज हो गए थे। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी अब एक नया फॉर्मूला मिला हमें फोर्स के लिए। ठीक है, अब एक होता है हमारा सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपका कोलिजन्स के ऊपर। अब आप पूछेंगे कोलिजन्स क्या, कोलिजन मतलब टकराव, टकराना। ठीक है, एक दूसरे से टकराते हैं ऐसे। ठीक है, तो कोलिजन की वजह से हमारा जो इमिशन होता है उसे हम कहते हैं आपका सेकेंडरी इमिशन। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि ये कैसे होता है, तो देखिए मैं बताती हूँ। सपोज ये आपका है मेटल सरफेस, ये वही आपका कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से कनेक्ट है। इसमें क्या होता है, आपका कोई भी पार्टिकल गन, एनी पार्टिकल गन। अब एनी पार्टिकल गन से क्या मतलब है मेरा, आपका अल्फा पार्टिकल गन भी हो सकती है, ठीक है, आपका गामा पार्टिकल गन भी हो सकती है, आपकी यूवी रेज गन भी हो सकती है, आपका इलेक्ट्रॉन गन भी हो सकती है, आपकी न्यूट्रॉन गन भी हो सकती है। तो कोई भी इस तरह के जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, ये इनका एक गन का मतलब होता है कि पूरी एक वेव आना आएगी, ये पूरी एक तरह से वेव आएगी और इस मेटल सरफेस पे टकरा जाएगी। जब इस मेटल सरफेस पे वेव टकराएगी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आप देखिए ऐसा नहीं है इसमें कि
यूवी रेज को आना है, एक रेंज तक पहुंचना है और फिर वो बाहर निकलेगा, नहीं। बस वो एक बार यूवी रेज या कोई भी रेज से एक बार टकरा जाए इस मेटल सरफेस से, ठीक है, एक बार बस हल्का सा भी इसको टकरा गई, टच कर गई इनमें से कोई पार्टिकल वेव, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है और इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। ये यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा। अब जब ये मूव कर रहे हैं तो और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उससे भी टकराएंगे, आपस में टकराएंगे जब, तो इनकी स्पीड और बढ़ेगी, ये और ज़्यादा मूव करेंगे, फिर टकराएंगे, फिर और ज़्यादा मूव करेंगे और ज़्यादा इनकी स्पीड बढ़ेगी। तो ऐसा ही प्रोसेस ये इनका रिपीट होता रहता है, ये एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं और इनकी स्पीड बढ़ती रहती है, ये मूव, और जिसकी वजह से मूव करते रहते हैं, एंड देन अगेन ये कोलाइड करते हैं, एंड देन फिर इनकी अगेन स्पीड इनकी इंक्रीज करती है, एंड देन फिर ये अगेन हमारे मूव करते रहते हैं। ये प्रोसेस जब रिपीटेडली होता रहता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि इनकी एनर्जी जो है, जो इनकी एनर्जी है, एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी मूवमेंट से, वो इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा या उसके बराबर हो जाती है। और जब इस सिचुएशन पर ये पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट हो जाता है। क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से इजेक्ट हो जाता है। एंड देन ये इसका तो आपको यूज़ पता ही है, बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देगा और फिर करंट फ्लो कराएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इमिशन, जो आपके किसी भी पार्टिकल गन की वजह से होता है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ, नॉट द लीस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। देखिए ये है हमारा फोर्थ, जिसे हम बोलेंगे अपना, जिसके बारे में हमारा पूरा चैप्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है, ये हमारा एक मेटल सरफेस है, ये कनेक्टेड है कुछ इसमें, हमें पता है। इस पे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से, ठीक है, जो कि आपका होती है फोटोन्स की फॉर्म में, मतलब लाइट पैकेट के फॉर्म में। अब सपोज ये आपका कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो यहाँ पर आकर इस मेटल सरफेस पर लगी, मेटल सरफेस पे लगने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ मूव करेगा, एंड एक टाइम ऐसा आएगा इस रेडिएशन का, जब ये बार बार इसमें बहुत सारी आपकी रेडिएशंस आ रही है, जब आपकी इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो मोर देन या इक्वल्स टू हो जाएगी इस मेटल के वर्क फंक्शन के, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा। सेम वही प्रोसेस है जो हमने अभी तक पढ़ा है, बस क्या फ़र्क है कि इसमें हमारा फोटोन यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है हमें पता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बैलेंस करने के लिए इधर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो हमारा करंट इधर फ्लो करेगा। अब इस करंट को हम किधर भी ले जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हमने बात करी फोटोन की, तो इसके प्रीवियस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फोटोन होता है, जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है हमारी एच म्यू, पढ़ाया था मैंने, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इसको आप एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो, एंड फाई क्या है हमारा वर्क फंक्शन है। तो अगर हम बात करें एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू एंड ग्रेटर, शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, इक्वेशन 1, एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू, हमें पता है फोटोन की एनर्जी हमारी एच म्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, ये हमारी हो गई स्टेटमेंट 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का हम यूज करके हम ये बना सकते हैं कि हमारी जो ये एच म्यू है, एच म्यू शुड बी इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन वर्क फंक्शन 5, ये हमारी एक स्टेटमेंट बन जाएगी फाइनल। एच म्यू की जगह हम चाहे तो एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये दो फॉर्मूले हमें मिले यहाँ पे, ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इन्हें, लिख देती हूँ मैं दोबारा साफ बोर्ड पे। हमें यहाँ से 3 या 4 फॉर्मूले मिले। पहला कौन सा कि एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। एक एनर्जी का फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं एच म्यू,
या फिर एच सी बाय लैम्डा, हमें ये ऑलरेडी पता था। इन दोनों की हेल्प से हमें पता चला कि एच म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, या फिर एच सी बाय लैम्डा, एच म्यू को हम एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो ये हमें फॉर्मूला पता चले, इन्हें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं हमारे फॉर्मूलाज। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। एक सेकेंड में क्लास का टाइम देखती हूँ। क्लास हमारी 35 मिनट्स की हो चुकी है, 35-40 मिनट्स की। इस क्लास को मैं यही एंड करती हूँ। आपका बेसिक्स मैंने आज कवर करवा दिया, अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसके चले जाएंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं रख रही हूँ इसलिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होती है तो फिर बच्चे देखना नहीं चाहते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हम आधे घंटे, आधा घंटा 40 मिनट की ही क्लास रखेंगे, ताकि इजीली आपको हेक्टिक भी ना हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, एक दिन में आप उसको कवर कर पाए। 2 बार वीडियो देख लेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा सब कुछ हैंड टू हैंड। अच्छा, एक दो चीज़ें मुझे और बतानी थी। जो आपकी एटॉमिक वाला चैप्टर था, उस चैप्टर में मुझे बताना था लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आज बता देती हूँ आपको। एक जो आपका वेवलेंथ निकालने वाला फॉर्मूला है, 1 बाय वेवलेंथ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन ओरिजिनल का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था आपका। इसमें आर क्या था आपका? रेडबर्ग कांस्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने आपको इसकी वैल्यू नहीं बताई और आप में से किसी ने कमेंट करके पूछी भी नहीं। सिर्फ आज आस्था ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तब मुझे ध्यान में आया कि मैंने अच्छा इसकी वैल्यू नहीं बताई थी आपको। तो इसका जो होता है वो होता है आर इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर। ये इसकी वैल्यू है, याद रख लीजिएगा, इस तरह के फॉर्मूला में यूज़ होती है। पहली चीज़ जो बतानी थी मुझे आपको। दूसरी चीज़ मुझे जो आपको बतानी थी वो ये कि जब आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ट्रांजिशन में आपका कितना एनर्जी लॉस हुआ। देखिए, जब आपका ट्रांजिशन होता है ना एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, यहाँ से यहाँ गई ऑब्जेक्ट या यहाँ से यहाँ गई आपकी ऑब्जेक्ट, तो जब आपका हाइयर से लोअर पे आएगा तब वो आपकी एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। लेकिन अगर वो लोअर से हाइयर पे जा रहा है तब आपकी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। हाइयर पोजीशन पे जाएंगे तो एनर्जी तो लगेगी ना बॉस, उसमें आप रिलीज कैसे करेंगे? एनर्जी तो एब्जॉर्ब ही करेंगे। तो अपने एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जब लोअर से हाइयर पे जाते हैं। तो क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एमिशन पूछा है, एनर्जी रिलीज पूछा है, एनर्जी इमिशन पूछा है, या एनर्जी एब्जॉर्ब पूछा है। पहला पॉइंट। दूसरा, आपको पता कैसे चलेगा? सपोज आपको नहीं दिया कि हाइयर से लोअर जा रहा है या लोअर से हाइयर जा रहा है, सिर्फ ये बता दिया कि एक एनर्जी है आपका ट्रांजिशन का समथिंग और दूसरे का ट्रांजिशन का एनर्जी ये है, बताइए किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखिए, जब आपका एनर्जी ट्रांजिशन में आपका लोअर टू हाइयर जाता है ना, तो आपका आता है आंसर पॉजिटिव में। ठीक है, तो आपका आंसर रहता है पॉजिटिव में, तो आपका वो डिनोट करता है एब्जॉर्ब। और अगर आपका आंसर आता है नेगेटिव में तो आपका वो डिनोट करता है कि आपकी एनर्जी रिलीज हुई है। गेन करेगा तो पॉजिटिव में आएगा, रिलीज करेगा तो नेगेटिव में आएगा। ये 2 छोटे छोटे पॉइंट्स थे, मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा अभी बता देती हूँ आपको। एंड नेक्स्ट हम अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर एक हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे जिसमें हम डिस्कस करते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है या कुछ भी, ग्रुप है @गोल अचीवर्स ग्रुप, कोई गैप नहीं है यहाँ बीच में। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है डिस्कशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ भी आपको नया जानने के लिए मिला, यूजफुल लगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा है मैंने इस वीडियो में, उसका आंसर आप दीजिए, और थैंक यू सो मच।